अभिकारक में, उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु, उत्पाद में भी सल्फर का 1 परमाणु, अभिकारक में ऑक्सीजन के 4 परमाणु, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इस प्रकार यह जो समीकरण है यह संतुलित है। संतुलित समीकरण यदि नहीं होता है तो उसके लिए हम आपको एक सामने स्लाइड पर उसका एक रूप दे रहे हैं। इस प्रकार से हम किसी समीकरण को संतुलित करते हैं। आप देखें कि अभिकारक के जो तत्व होते हैं हम यहां पर 3 श्रेणियां बनाते हैं। पहली श्रेणी में तत्व लिखते हैं, दूसरी श्रेणी में अभिकारकों में जो परमाणु हैं उनकी संख्या लिखते हैं, और हमारे राइट हैंड साइड में जो उत्पाद हैं उनमें जो परमाणु हैं उनकी संख्या लिखते हैं। तो ऊपर जो समीकरण आपने देखा कि Zn + H2SO4, तो अभिकारकों में जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अभिकारकों में जिंक का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। उत्पाद में भी इसी प्रकार से जिंक का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान है, अतः यह समीकरण संतुलित है और इसलिए इस समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर जो मैंने चर्चा की थी कि Mg+O2, आप इस समीकरण को देख रहे होंगे, यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित नहीं है तो इसी प्रकार से हम अभिकारक में लिखेंगे Mg 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, और उत्पाद में मैग्नीशियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। यहां पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संतुलित नहीं है। तो बच्चों कैसे करेंगे? जो असंतुलित है उसको हम उतने अंकों से गुणा कर देंगे ताकि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान हो जाए। अब जब हमने उत्पाद में 2 से गुणा किया तो हो गया 2MgO। 2MgO यह गुणा जो है किसी भी सूत्र के बीच में नहीं करते हैं, अंत में नहीं करते हैं, बल्कि संपूर्ण अणु सूत्र के पूर्व करते हैं। तो हमने जब 2 से गुणा किया ऑक्सीजन में तो इधर जो है मैग्नीशियम घट गया। तब हम मैग्नीशियम को 2 करने के लिए फिर अभिकारक में मैग्नीशियम को भी 2 से गुणा करते हैं। इस प्रकार अंत में जो हमें समीकरण प्राप्त होगा 2Mg+O2 = 2MgO। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम ले रहे हैं जिससे आप समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। आयरन, लोहा प्लस पानी। यहां पर आप देख रहे हैं Fe+H2O, ये हमारे अभिकारक हैं। इनके द्वारा जो उत्पाद बनते हैं वो Fe3O4, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो ढांचा समीकरण तो शब्द समीकरण होता है, यहां पर हमने सीधे संकेतों की सहायता से लिखा है, तो यह रासायनिक समीकरण है। अब आप देखिए इसमें अभिकारकों में कौन कौन परमाणु हैं? Fe कितने परमाणु? 1। उत्पाद में Fe के कितने परमाणु? 3। हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 परमाणु H2 और उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 परमाणु। अभिकारक में ऑक्सीजन का 1 परमाणु और उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो इस प्रकार से आप एक असंतुलित समीकरण को उसके परमाणुओं की संख्या
अभिकारक और उत्पाद में लिख देंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को हम सबसे पहले चुनते हैं। तो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है यहां पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इस आधार पर हम Fe3O4 और उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व जो है उसके सबसे अधिक परमाणु है। दाहिनी ओर यानी उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर अभिकारक में केवल 1 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम अभिकारक में ऑक्सीजन को 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा कर रहे हैं, तो हमने ऑक्सीजन को 4 से गुणा कर दिया। दाहिनी ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो अब ये 4 से गुणा करने पर बराबर हो गए। अब परमाणुओं की संख्या को जब हमने इधर 4 से गुणा किया, तो केवल हम ऑक्सीजन को तो 4 से गुणा नहीं करते हैं, ऑक्सीजन जिस अणु सूत्र में है उसको संपूर्ण को हमें 4 से गुणा करना है। तो इस प्रकार से परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को बदलते नहीं हैं। हम उनके बीच में अपना गुणांक नहीं लगा सकते, उनके अंत में अपना गुणांक नहीं लगा सकते, उनके सूत्र को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन की परमाणु को संतुलित करने के लिए आपने देखा कि हमने 4 से गुणा किया। तो 4 से गुणा ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, लेकिन 4 का जो गुणांक है वो H2O के पूर्व लगाएंगे। अब H2O के पूर्व जब हमने लगाया तो हुआ 4H2O। आंशिक रूप से जब हमने लिखा 4H2O तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, किंतु हम देख रहे हैं कि 4H2O करने से ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बराबर हो गया, किंतु हाइड्रोजन अब असंतुलित हो गया जो पहले संतुलित था। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, चूंकि हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए हैं, तो उत्पाद में जो H2 है इसको 8 परमाणु करने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 4H2। अब हमने इधर 4H2 लिख दिया। अब हम फिर इसको देखते हैं कि क्या अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो गई। देखते हैं कि Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम आते हैं Fe की तरफ। उत्पाद में Fe यानी आयरन के 3 परमाणु हैं, किंतु अभिकारक में आयरन के 1 ही परमाणु है। तो अब हम क्या करेंगे, आयरन को 3 से गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणांक हम लगा के आयरन को 3 से गुणा करेंगे। इस प्रकार 3Fe अंत में हमको जो समीकरण प्राप्त होगा, जो संतुलित समीकरण होगा, 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार से बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके हम अपने समीकरण को संतुलित करते हैं। इस प्रकार के कई समीकरण आपको संतुलित करने के लिए दिए जाएंगे। आगे आप इस विधि द्वारा संतुलित करेंगे, निश्चित तौर पे आपके सभी समीकरण संतुलित समीकरण ही बनेंगे, क्योंकि वास्तव में रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण ही होना चाहिए। अब बच्चों समीकरण में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, इसकी तरफ भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। जब हम समीकरण लिखते हैं तो अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, इनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब भौतिक अवस्थाएं किस रूप में है, इसकी सूचना देने के लिए यदि कोई अभिकारक या उत्पाद ठोस है तो उसके बगल में ब्रैकेट में हम सॉलिड के लिए S लिखते हैं।
अगर कोई अभिकारक या उत्पाद तरल है तो उसके बगल में ब्रैकेट में हम एल लिखते हैं। एल माने लिक्विड या एक्यू, एक्यू माने एक्वस। एक्वस मीन्स होता है तरल, जलीय। और यदि गैसीय अवस्था में कोई अभिकारक या उत्पाद है तो उसके आगे हम ब्रैकेट में गैस यानी जी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार रासायनिक समीकरण में हम उनके पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं का भी संकेत करते हैं। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में संपन्न होती हैं। हो सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर ताप उत्पन्न हो रहा हो, ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में सूर्य का प्रकाश कार्य कर रहा हो सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया जैसा कि पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश और हरी पत्तियों में क्लोरोफिल दोनों का प्रयोग होता है। कहीं कहीं रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ विशेष दाब पर संपन्न होती हैं, तो इनको दर्शाने के लिए हम तीर के निशान के ऊपर जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे एंजाइम्स का प्रयोग हो रहा है, उत्प्रेरकों का प्रयोग हो रहा है या किसी भी दशा का प्रयोग हो रहा है, तो हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसा कि आप एक समीकरण देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO यह गैस है, इसलिए हमने ब्रैकेट में G लिखा, प्लस 2H2 हाइड्रोजन, यह भी गैस है, हमने ब्रैकेट में G लिखा। अब ये दोनों जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 340 वायुमंडलीय दाब पर यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CH3OH। इसको बच्चों कहते हैं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। अब देखो ये मेथेनॉल जो है इसका जो भौतिक स्वरूप है वो तरल है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिक्विड लिखा। इस प्रकार यह संतुलित रासायनिक समीकरण हमको सूचना देता है कि अभिकारक किस भौतिक अवस्था में है, किन परिस्थितियों में रासायनिक क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है उसकी भौतिक अवस्था क्या है। एक नीचे समीकरण और आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे इन्हीं दोनों अकार्बनिक तत्वों को लेकर, अकार्बनिक यौगिकों को लेकर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से और पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप पहले से जानते हैं कि हरे पौधों के जो हरित लवक हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है और जल भी बनता है। अब इस अभिक्रिया का अवलोकन करें। संतुलित समीकरण है आपके सम्मुख। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस के रूप में है, इसको बगल ब्रैकेट में एक्वस लिखा गया है। यह एक्वस नहीं है, यह गैस के रूप में है। प्लस 12H2O यह तरल है, यह लिक्विड है। तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लिखा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2। अब ग्लूकोज जो है यह तरल माध्यम में हमें प्राप्त होता है, इसलिए एक्यू लिखा गया है, क्योंकि पौधों में ठोस नहीं हो सकता है, यह तरल माध्यम में रहता है। प्लस 6CO2 ऑक्सीजन गैस है जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, और 6H2O यह जल प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को लिखते समय
हम इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय जो हमने आपको सावधानियां बताई हैं इनका ध्यान रखते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि बताई है वह भी ध्यान रखते हैं। बच्चों, आज हम इस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अध्याय में इतनी ही चर्चा आपसे करेंगे। नीचे एक प्रश्नावली भी आपको दी गई है, इस प्रश्नावली को अवश्य नोट करें और इनके उत्तर लिखें। प्रश्न मैं एक बार पढ़ देता हूं। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं, यह शब्द समीकरण के रूप में दिया गया है। आपको सूत्रों की सहायता से इनका संतुलित रासायनिक समीकरण तैयार करना है। और नीचे अभिक्रियाएं 2 और दी गई हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया आपको तैयार करना है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इस अभिक्रिया को आपको लिखना है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं को आपको लिखना है और लिखकर इसके संदर्भ